हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हैं तो मैं दुआ करता हूं कि आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाए, क्योंकि बहुत कमाल के सेशन हमारे चल रहे हैं। काफ़ी अच्छी फीडबैक आ रही है उधर से। तो आज जो आप सीखने वाले हो वो सीखने वाले हो हाउ टू मेक ए यूज़र प्रोफाइल, चैप्टर 3 का दूसरा भाग। ठीक है। दूसरा भाग क्या जो मैं आपको डिलीवर करने वाला हूँ उसमें एक पार्ट्स रिंकू सर ने आपको डिलीवर किया है, जिसको मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ आपको समझा देना चाहता हूँ कि वो उन्होंने क्या बताने की आपको कोशिश की है। ठीक है। तो दूसरे पार्ट में रिंकू सर ने आपको प्रेजेंटेशन दी थी, जिसमें उन्होंने आपको समझाया था वाई टू क्रिएट एन यूज़र प्रोफाइल। एक यूज़र प्रोफाइल क्रिएट करना क्यों ज़रूरी होता है और इसकी क्या वैल्यू होती है एक यूज़र प्रोफाइल क्रिएट करने की। इसके पीछे रीजंस क्या होते हैं, क्रिएट करने के कौन कौन से पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना होता है एक यूज़र प्रोफाइल क्रिएट करते टाइम। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझ लेते हैं कि वाई टू क्रिएट एन यूज़र प्रोफाइल। एक यूज़र प्रोफाइल क्रिएट करनी क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्या पर्पज़ होता है इसका, और कौन से वो पॉइंट्स होते हैं, फॉलोइंग पॉइंट्स होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमें वो यूज़र प्रोफाइल बनानी होती है। तो सबसे पहले पॉइंट की ओर चलते हैं। पहला पॉइंट्स आता है वैरायटी इन यूज़र्स। वैरायटी इन यूज़र्स में की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली ये वैरायटीज़ कस्टमर यूज़र्स में भी होती है और प्रोडक्ट्स में भी होती है। अब कैसे होती है, थोड़ा एक एग्जांपल के साथ समझो। विद एग्जांपल, आपको बाइक पसंद है, आप कोई बाइक परचेज करने जा रहे हो और आपको बाइक लेनी है, आपको पसंद है, आपको क्लैरिटी है कि आप कौन सी बाइक लेने जा रहे हो। आपको क्लैरिटी है कि आप कौन सी बाइक लेने जा रहे हो। आप एवरेज बाइक लेने जा रहे हो जो बहुत अच्छा एवरेज देती हो, या आप स्पोर्ट्स बाइक लेने जा रहे हो कि भाई जिसको मैं ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे भी चला सकूं, ऊंचे नीचे रास्तों पे भी चला सकूं, और जो दिक्कत ना करे, किसी फील्ड में भी चलानी पड़ जाए तो दिक्कत ना करे। तो क्या आप स्पोर्ट्स बाइक लेने जा रहे हो या आप रेसिंग बाइक लेने जा रहे हो, है ना। तो ये वैरायटीज़ होती है, बाइक की वैरायटीज़ होती है। उसी तरीके से कस्टमर में वैरायटी होती है। किसी बच्चे को एवरेज बाइक पसंद होती है ताकि उसके पॉकेट पे ज़्यादा खर्चा ना जाए। किसी बच्चे को हो सकता है स्पोर्ट्स बाइक पसंद हो, क्योंकि वो स्पोर्ट्स भाई स्पीड से चलाता है, गड्ढे वड्ढे वाले रास्तों पे चलता है, तो उसको स्पोर्ट्स बाइक पसंद है। किसी बच्चे को हो सकता है वो रेसिंग बाइक्स पसंद हो। तो ये जो वैरायटीज़ होती है ये दोनों जगह होती है। यूज़र्स में भी वैरायटी होती है और कंपनी भी अपने जो प्रोडक्ट होते हैं वो यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बनाती है। आप किसी भी बड़ी बाइक कंपनी इसको ले लो, चाहे वो हीरो हो, होंडा हो या और बाइक हो, वो तीनों तरह की बाइक आपको उनके पास मिल जाएगी। उनके पास स्पोर्ट्स बाइक भी मिल जाएगी, रेसिंग बाइक भी मिल जाएगी, एवरेज बाइक भी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर को समझते हैं, अपने यूज़र्स को समझते हैं कि उनका यूज़र उनके पास क्या लेने आ सकता है। तो यहाँ पे एक मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ, सपोज यू नैरो डाउन योर आइडल मार्केट एंड रीच योर यूजर्स इन योर आइडल मार्केट। मतलब अगर आपने नैरो डाउन कर लिया, सपोज मान लो आपके पास जो मार्केट सेगमेंट था वो 10-15 की आपने लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के बाद आपने फाइनली एक मार्केट को चूज़ किया कि भाई मैं सबसे पहले इस मार्केट में अपने कदम जमाऊंगा। जब आप ये चूज़ कर लेते हो तो वहाँ से आपको ये भी क्लैरिटी हो जाती है कि भाई मेरा यूज़र कौन है, क्योंकि आप तभी ये चीज़ नैरो डाउन कर सकते हो क्योंकि आपको क्लैरिटी है कि भाई 10-15 मार्केट सेगमेंट में से मैंने सिर्फ वन मार्केट को चूज़ किया। अब वन मार्केट को जिसको आपने चूज़ किया वो आपको ये भी पता होगा कि मैंने इसी मार्केट को क्यों चूज़ किया, क्योंकि आपको पता होगा कि इस मार्केट में मेरे यूज़र्स कौन कौन होंगे, मेरे प्रोडक्ट के, मेरी सर्विस के यूज़र कौन कौन होंगे। ये क्लैरिटी भी आपको हो जाती है। ठीक है। नाउ देयर कैन बी पॉसिबिलिटी, सिंपल सी बात है कि भाई जब भी कोई आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे कस्टमर्स की वैरायटी भी आना लाजमी है। कस्टमर की वैराइटीज़ आएगी, यूज़र की वैरायटी आएगी। हो सकता है कि आप यूज़र्स कुछ और चाहता हो और आपके पास वो प्रोडक्ट या सर्विसेज अवेलेबल ना हो।
ठीक है। तो आपको जो पहला प्रोडक्ट या पहली सर्विस जो आपको बनानी है वो यूजर्स को ध्यान में रखते हुए बनानी है, और उन्हीं स्पेशली उन्हीं यूजर्स के लिए बनानी है जो आपका आइडल यूजर हो, जो आपका टारगेट यूजर हो, जो आपके प्रोडक्ट को यूज करके उसके साथ वैल्यू ऐड कर सके। ठीक है। अब सपोज मान लो आप बाइक लेने गए, आपको एवरेज बाइक पसंद है ना, और कोई नई कंपनी आई, कोई भी नई कंपनी आई, उसने स्पोर्ट्स बाइक में अपना कदम रखा कि मैं एवरेज बाइक नहीं बनाऊंगा, मैं रेसिंग बाइक नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स बाइक बनाऊंगा। तो क्या उसके पास एवरेज बाइक वाले जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उनको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स बाइक मैन्युफैक्चरर है, ये स्पोर्ट्स बाइक ही बनाते हैं, इसलिए एवरेज बाइक वाला उनके शोरूम पे जाएगा ही नहीं, या रेसिंग बाइक वाला उनके शोरूम पे जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी को पता है कि मेरा जो यूजर्स है वो बंदा है जो स्पोर्ट्स बाइक को पसंद करता है। ठीक है। इसी तरीके से यूजर्स को भी पता होता है कि भाई वो कंपनी एवरेज बाइक नहीं बनाती जो अच्छा एवरेज देती हो, या वो कंपनी रेसिंग बाइक नहीं बनाती है, वो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स बाइक बनाती है, यंग लड़कों के लिए बनाती है। तो ये क्लैरिटी होती है दोनों को। आपको अपने मार्केट की क्लैरिटी हो गई, आपको अपने यूजर की क्लैरिटी हो गई, उसके बाद आप डेफिनेटली समझ पाओगे कि भाई अब मुझको आगे क्या करना है। पहले पॉइंट को आपको मैंने अच्छे से समझाया, अब मैं दूसरे पॉइंट पे चलता हूँ। दूसरा पॉइंट क्या है? द यूजर डिफाइन योर सेल्स स्ट्रेटेजी। मतलब जो यूजर होगा वही आपकी सेल्स स्ट्रेटेजी को डिफाइन करेगा। मतलब जैसे मान लो आपने जो बाइक बनाई थी वो स्पोर्ट्स बाइक बनाई थी, अब आपके एक यूजर ने स्पोर्ट्स बाइक को यूज किया और उसकी फीडबैक बहुत जबरदस्त आई, बहुत अच्छी फीडबैक आई आपकी बाइक को लेके। उसने 10, 15, 20 बंदों से और बताया कि यार स्पोर्ट्स बाइक लेनी है तो KTM की लेके देखो, या स्पोर्ट्स बाइक लेनी है तो सुजुकी की लेके देखो, या स्पोर्ट्स बाइक लेनी है तो हीरो की लेके देखो। तो वो सिंपल सी बात है, जो बंदा यूज करेगा, जिसको रिजल्ट आएगा, जिसको वैल्यू मिलेगी, है ना, तो वो डेफिनेटली आपको बताएगा। तो जो यूजर्स होते हैं वही आपकी सेल्स स्ट्रेटेजी को निर्धारित करते हैं, वही आपकी सेल्स स्ट्रेटेजी बनाते भी हैं या आपसे बनवाते हैं, क्योंकि आप भी अपनी सेल्स स्ट्रेटेजी तभी क्लियर कर पाओगे, तभी बना पाओगे जब आपको अपने यूजर की क्लैरिटी होगी। अदरवाइज आप अपनी सेल्स स्ट्रेटेजी बना ही नहीं पाओगे। रीजन क्या होता है? क्योंकि अगर आपको अपने यूजर के बारे में नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि मेरे प्रोडक्ट का यूजर कौन है, जो मेरे प्रोडक्ट को यूज करेगा, कंज्यूम करेगा, है ना, और मार्केट में उसकी फीडबैक देगा, जब तक आपको अपने यूजर की क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आप सेल्स स्ट्रेटेजी बना ही नहीं पाओगे। सेल्स स्ट्रेटेजी तभी बन सकती है जब आपको अपने यूजर की क्लैरिटी हो, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरा यूजर ये है तो इसी के लिए मुझे स्ट्रेटेजी तैयार करनी है। ठीक है। तो ये दोनों बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे वो B2B हो या B2C हो, बिजनेस टू कंज्यूमर हो या बिजनेस टू बिजनेस हो, वो कोई भी दोनों में से कोई भी बिजनेस मॉडल हो सकता है, ये दोनों में लागू होता है। तो इस पॉइंट्स को मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस पॉइंट्स को डिलीवर किया था रिंकू सर ने, तो हो सकता है रिंकू सर कि उसमें थोड़ा सा कुछ, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन दी है तो थोड़ी सी क्लैरिटी आपको ना हुई हो, या हुई हो तो फिर थोड़ा सा मैंने और इसको अच्छे से आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं उन पॉइंट्स के ऊपर। किन पॉइंट्स के ऊपर? उन पॉइंट्स के ऊपर चलते हैं जब आप अपने यूजर की प्रोफाइल बनाना चाहते हो या बनाने वाले होते हो, तो आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप अपने यूज़र की प्रोफाइल बनाना चाहते हो या बनाने जा रहे हो, तो आपको कुछ पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरे यूज़र्स के ये पॉइंट्स या ये पॉइंट्स मेरे यूज़र्स में होने चाहिए। ठीक है। उससे क्या होती है? उससे सेल्स पे इफेक्ट आता है, सेल्स बढ़ती है, क्योंकि आपको यूज़र की क्लैरिटी हो गई तो डेफिनेटली आप अच्छे से समझा पाओगे अपने यूज़र को। अब चलते हैं, पहला पॉइंट क्या आता है? पहला पॉइंट आता है व्हाट इज देयर जेंडर एंड एज रेंज। आपका जो यूजर होगा, आपके प्रोडक्ट को जो यूज करेगा, आपकी सर्विस को जो यूज करेगा, क्या उसका जेंडर होगा और क्या उसकी एज रेंज होगी। जेंडर मतलब अगर आप ब्यूटी केयर प्रोडक्ट बनाते हैं, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट मतलब जैसे आप फेयर एंड लवली टाइप की कोई क्रीम बनाते हैं जो लड़कियों को गोरा करती हो, या नील पॉलिश बनाते हो, या कोई पाउडर टाइप बनाते हो, या सेंट बनाते हो जो लेडीज से ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ करती है, तो आपका जो जेंडर होगा वो फीमेल होगा, क्योंकि ऑलरेडी भाई आपका जो यूज़र होगा वो फीमेल होगा। क्यों? क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट है वो ब्यूटी केयर प्रोडक्ट है।
ठीक है। आप मेल को उसमें यूज़र नहीं बना सकते, और यूज़र कभी भी इन चीज़ों को यूज़ भी नहीं करेगा। जो मेल होगा वो थोड़ा यूज़ करेगा ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट, उसको तो लेडीज ही यूज़ करती है ना। तो इसी तरीके से आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो रखना है व्हाट इज़ देयर जेंडर, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस जेंडर्स को अपना यूज़र बनाएगा, या कौन कौन से जेंडर आपके प्रोडक्ट को या आपकी सर्विस को यूज़ करेंगे। और दूसरा उनकी एज रेंज। अब मान लो सपोज बाइक चलाने वाले, स्पोर्ट्स बाइक चलाने वाले यंग बच्चे होते हैं, जो अगर मैं बात करूं तो 18 साल से और 25, 30, 35 साल तक के बच्चे ही स्पोर्ट्स बाइक को पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप 40-50 की उम्र को स्पोर्ट्स बाइक देखना चाहे तब क्या वो लेंगे? कम हो जाएगा, 1-2%, 4-5% तक जा सकते हैं, बट ज़्यादातर जो आपको एज रेंज मिलेगी वो इसी रेंज में मिलेगी। तो इसीलिए एज रेंज और जेंडर आपको पता होना चाहिए, पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे जो यूज़र्स होंगे उनका जेंडर क्या होगा, उनकी एज रेंज क्या होगी। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है व्हाट इज देयर इनकम रेंज एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन, मतलब उनकी जो इनकम है। सपोज मान लो आपका कोई प्रोडक्ट है जो आपके यूजर्स के बजट के हिसाब से ही आप बनाओगे। भाई कोई भी प्रोडक्ट होता है वो बजट के हिसाब से ही बनता है। कि सपोज मान लो आपने कोई बाइक बनाई, और बाइक बनाने के बाद उसकी की कॉस्ट आपने रख दी 80,000 रुपये, है ना। आपने स्पोर्ट्स बाइक बनाई और सबसे कम कीमत में आपने 80,000 रुपये में स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च कर दी। तो अब आपको क्या देखना है कि कौन खरीदेगा आपकी बाइक। आपकी बाइक वही बंदा खरीद सकता है जिसका बजट 80,000 रुपये पे करने का होगा, है ना। एक 10, 15, 20,000 रुपये कमाने वाला आपकी बाइक नहीं खरीद सकता। अगर वो खरीदेगा तो उसको फाइनेंस करानी होगी। तो आप क्या देखोगे आप देखोगे उसकी इनकम रेंज, के भाई उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए। दूसरा उसकी ज्योग्राफिक लोकेशन, मतलब वो रहने वाला कहाँ से है, वो किसी गांव से है या किसी शहर से है या किसी मेट्रो सिटी से है, वो है कहाँ से। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो रखना है व्हाट मोटिवेशन हिम और हिज मोटिवेशन, उसे क्या प्रेरित करता है, मतलब वो किस चीज़ से मोटिवेट रहता है, और उसकी जो मोटिवेशन है जो अपने आप आती हो उसको, जो अपने आप उसको उकसाती हो कि भाई मुझको, किसी को हो सकता है वो किसी को देख के स्पोर्ट्स बाइक लेना चाहता हो, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनका आपको थोड़ा सा पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट मोटिवेशन हिम, उसको मोटिवेट कौन करता है और उसकी मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन क्या है। चौथा पॉइंट है व्हाट इंस्पायर हिम और व्हाट आर इंस्पायर, मतलब किस चीज़ ने उसे प्रेरित किया आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस लेने के लिए। हो सकता है वो किसी को देख के, आजकल एक ट्रेंड भी चलता है ना कि भाई एक दूसरे को देख के लोग बाग चीज़ें पसंद कर लेते हैं। अगर इस बंदे ने KTM बाइक ली है तो मैं भी यही लूँगा। वो किससे प्रेरित हुआ था, वो किससे वो हुआ था कि भाई इंस्पायर हुआ था कि मुझको यही लेनी है, यही प्रोडक्ट लेना है, यही सर्विस लेनी है, इसी कंपनी का लेना है। तो वो क्या थी। दूसरी चीज़ उसकी अगर मैं बात करूं तो उसकी आकांक्षा क्या थी, उसकी डिज़ायर क्या थी आपके प्रोडक्ट को या आपकी सर्विस को लेने के पीछे। क्या उसका लुक उसको बहुत ज़्यादा पसंद था, क्या वो आपके ब्रांड को बहुत ज़्यादा लाइक करता था, क्या उसके पीछे उसके फ्रेंड्स को उसने देखा चलाते हुए, उसको उसकी पर्सनैलिटी अच्छी लगी, उसने अपने से मैच कर ली, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है, किस चीज़ ने उसे प्रेरित किया कि वो आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस को यूज़ करे। और जब उसने आपका प्रोडक्ट लिया तो उसकी इच्छाएं क्या थी आपके प्रोडक्ट के साथ, कि भाई प्रोडक्ट लेते टाइम एक वो होती है ना कि भाई कोई बंदा नया लैपटॉप ले या आप नया आईफोन ले तो आपके पास एक होता है ना कि मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी सी अच्छी लगेगी आईफोन रखूँगा तो उसी तरीके से ये चीज़ें भी आपको नोट डाउन करनी होती है। अब हम चलते हैं 5वें पॉइंट के ऊपर। 5वां पॉइंट है हमारा, जो 5वां पॉइंट है वो है व्हाट डू दे फियर मोस्ट, व्हाट डू दे फियर मोस्ट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आ जाती है कि भाई वे किस चीज़ से ज़्यादा डरते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होनी चाहिए कस्टमर के, यूज़र के बारे में आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है उनको किसी भी चीज़ से डर भी लगता हो सकता है उनको ये डर हो कि भाई मैं ये प्रोडक्ट खरीद लूँ और ये इतनी वैल्यू का ना निकले, या कुछ कंप्लेंट्स आ जाए, या कोई दिक्कत आ जाए, या कोई परेशानी आ जाए। या हो सकता है उसको बहुत सारे डर हो सकते हैं कि सपोज़ मैं ये 20,000 मेरी सैलरी है और मैं 80,000 की बाइक ले लूँ तो EMI कैसे चुकाऊँगा। उसको हो सकता है नौकरी खोने का डर हो, या उसको और किसी चीज़ का डर हो सकता है, कुछ खोने का डर हो सकता है, या कुछ और भी डर होते हैं पर्सनल। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ही चीज़ होती है जिसका उसको डर रहता है।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए अपने यूज़र के बारे में कि मेरा यूज़र किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरता है। ठीक है, अब हम चलते हैं छठे पॉइंट पे। छठा पॉइंट जो है, हु इज़ देयर हीरो, एस्पायरल हीरो। जो एस्पायरनल हीरो होता है, जो उसको इंस्पायर करता हो, आकांक्षी, जैसे मान लो कुछ डिज़ायर्स उसके अंदर अपने आप आ जाती हो किसी को सुन के। हो सकता है कोई बंदा अपने पापा से ही बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हो, डेली उनके रूटीन वर्क को देख के, डेली उनके हार्ड वर्क को देख के। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जो मेरा यूज़र है उसका नायक कौन है। नायक का मतलब ये नहीं है भाई कि वो फिल्मी एक्टर हो हो सकता है आपके पेरेंट्स भी हो, कि भाई आप अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहते हो, या हो सकता है वो आपका कोई दोस्त हो, या हो सकता है वो कोई आपके बॉस हो जो ऑफिस में काम करते हैं और आपको उनका हार्ड वर्क, उनकी पर्सनैलिटी, उनका बात करने का तरीका पसंद आता हो। तो उसका हीरो कौन है, ठीक है, जिनको वो आइडल मानता है। और उसका आकांक्षी नायक, आकांक्षी नायक कौन होता है, जिसको देखने के बाद उसको लगता हो कि यार मैं भी इन्हीं के जैसा बनना चाहता हूँ, या मैं भी इन्हीं की तरह पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहता हूँ, या मैं भी इन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ। तो इन दोनों चीज़ों का भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरा यूज़र किस उससे बिलोंग करता है, उसका नायक कौन है, उसका इंस्पायरल नायक कौन है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। सातवां पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो सातवां पॉइंट है वेयर डू दे गो ऑन हॉलीडे। भाई वो छुट्टियां मनाने कहाँ जाते हैं, वो घूमने फिरने कहाँ जाते हैं। ये पॉइंट्स भी आपको नोट डाउन जरूर करना चाहिए ताकि आप कर सको, उनसे रिलेशन बना सको, उनसे बातचीत कर सको। एक चीज़ मैं बताता हूँ, लास्ट में थोड़ा सा बताऊँगा कि इसके बारे में, इसके पॉइंट्स की महत्व क्या होते हैं और ये क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब सबसे पहले आठवें पॉइंट पे चलते हैं। आठवां पॉइंट है वो कौन सा न्यूज़पेपर देखते हैं, कौन सी वेब सीरीज देखते हैं, कौन सा टीवी शो देखते हैं, क्या उनको क्रिकेट पसंद है, क्या उनको कोई कॉमेडी मूवी पसंद है, उनको पसंद क्या है, वो देखते क्या चीज़ है। ठीक है, तो उस चीज़ को भी आपको नोट डाउन करना है। जो नौवां पॉइंट है वो है हमारा व्हाट इज़ द कॉमन रीज़न बिहाइंड परचेजिंग योर प्रोडक्ट। ये बहुत क्रिटिकल है क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में बता रहा है, आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विस के बारे में बता रहा है कि उसके पीछे, आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस को परचेज करने के पीछे उस यूज़र का मेन पर्पस क्या था, मेन रीज़न क्या था, उसको आपका ही प्रोडक्ट या आपकी सर्विस ही क्यों पसंद आई, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इससे आप क्या है ना, वैल्यू जनरेट कर पाओगे। वैल्यू जनरेट क्योंकि वो खुद ही बता देगा आपको कि आपके प्रोडक्ट में या आपकी सर्विस में उसको क्या ऐसा अच्छा लगा कि उसने परचेज कर लिया। ठीक है, तो ये 9वां पॉइंट आपको बहुत नोट करके रखना है। और जो 10वां पॉइंट है वो है व्हाट मार्केट देम स्पेशल एंड रिकॉग्नाइजेबल, मतलब क्या चीज़ उसे विशेष और पहचानने योग्य बनाती है। जैसे मान लो भाई हर बंदे की एक आइडेंटिटी होती है। जैसे आप किसी सोसाइटी में रहते हो तो वहाँ पे हो सकता है कोई डॉक्टर हो तो उनको डॉक्टर साहब बोलते हो आप, कोई वो लॉयर हो तो उनको वकील साहब बोलते हो आप, कोई बंदा टीचर हो तो उसको गुरुजी बोलते हो आप, है ना। या तो ये क्या होती है ना, ये एक आइडेंटिफिकेशन होती है कि भाई उसकी पहचान किस चीज़ से, वो अपने प्रोफेशन से पहचाना जाता है, अपने पेरेंट्स के दम पे पहचाना जाता है, या खुद के किसी, उसका कोई प्रोफेशन है, उसकी कोई जॉब है, उसका कोई बिजनेस है, वो उसकी पहचान किस चीज़ से है ना। जैसे नौकरी करने वाले की पहचान उसकी डेजिग्नेशन से होती है कि भाई वो किस डिपार्टमेंट में और किस डेजिग्नेशन को होल्ड करता है, वो सुपरवाइज़र है, वो मैनेजर है, वो जीएम है, वो एजीएम है, या वो सीईओ है, वो है क्या। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मेरे यूज़र की जो पहचान है वो किस चीज़ से है। ठीक है, उसका प्रोफेशन क्या है, उसकी पहचान क्या है। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट मैंने आपको क्रिटिकल बताए जो आपकी हेल्प करेंगे एक यूज़र की प्रोफाइल बनाने के लिए। अब इन 10 पॉइंट्स में से मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बता देना चाहता हूँ। इन 10 पॉइंट्स को बताने के पीछे जो रीज़न था, मेन रीज़न या मेन पर्पस क्या होता है एक यूज़र की प्रोफाइल बनाते टाइम। देखो, आपको पता है कि आपने नया स्टार्टअप शुरू किया है, ये आपको पता है कि आपने कोई नया स्टार्टअप शुरू किया है या आप शुरू करने वाले हो। तो यूज़र की प्रोफाइल, यूज़र आपका वो बंदा नहीं होता जो ऑलरेडी जिसको आप लेके आने वाले हो। यूज़र वो बंदा होता है जो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर चुका है और यूज़ कर रहा है, प्रोडक्ट को परचेज कर चुका और यूज़ कर रहा है। तो जो यूज़र्स होते हैं उसी की प्रोफाइल आपको बनानी है, ना कि अपने जो कस्टमर आपके पास आए नहीं उसकी प्रोफाइल बनानी है। उसकी प्रोफाइल मत बनाना,
क्योंकि वो उसने तो आपका प्रोडक्ट ही यूज़ नहीं किया, आपकी सर्विस ही यूज़ नहीं की, तो वो ना तो आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानता है और ना ही आप उसके बारे में जानते हो। तो आप दोनों को, यूज़र्स को भी और जो कंपनी होती है, जो स्टार्टअप होता है, उनको भी एक दूसरे को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक दूसरे को अगर आप सही से जान लोगे, समझ लोगे, तो सिंपल सी बात है, आप फ्यूचर में अच्छे रिलेशन के साथ रहोगे और अच्छा बिजनेस गेन कर पाओगे। तो ये मेरी आज की क्लास थी जो मैंने आपको दी, जिसमें मैंने आपको एक यूज़र प्रोफाइल क्यों बनानी चाहिए और एक यूज़र प्रोफाइल बनाते समय जिन 10 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, वो पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, ये चीज़ें आपने सीखी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर कल की नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इस वीडियो की समरी होगी। मतलब इस वीडियो का पूरा सार होगा कि भाई हाउ टू मेक ए यूज़र प्रोफाइल में आपने क्या क्या सीखा और क्या क्या फिर जो इसके कंप्रेसिव एक्शन प्लान होंगे वो क्या क्या आपको लेने हैं एक यूज़र प्रोफाइल बनाते समय। तो कल हम ये इस चीज़ पे बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि जो भी बच्चा अभी प्लान कर रहा हो अपना बिजनेस स्टार्ट करने की या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर कल शाम 5 बजे। ओके, थैंक यू।